नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है जनरल नॉलेज पूछा जाता है दोस्तों, अधिकतर पूछा ही जाता है, ठीक है ना। जनरल नॉलेज, जीके, जीएस। तो फ्रेंड्स आइए इसमें हम सामान्य विज्ञान के प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएसआई बैच 2 में पूछा गया है, बैच 1, ठीक है ना। यानी कि बहुत सारे एग्जाम जो हर एग्जाम में पूछा गया, कांस्टेबल में पूछा गया दोस्तों, यूपीएसआई एसआई में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जो है आपको यहाँ से 25 क्वेश्चन करा दिए थे और जो 26वां क्वेश्चन था वो मैंने आपसे पूछा था होमवर्क के लिए, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं उसका आंसर और हम आगे बढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन करना, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स 26वां क्वेश्चन क्या था हमारा कि सर्वोत्तम विद्युत चालक है लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या फिर चांदी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक जो विद्युत चालक होता है वो ऑप्शन डी यानी कि चांदी होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। और चांदी के बाद आता है तांबा, ठीक है फ्रेंड्स। तांबा के बाद आता है एल्युमिनियम और एल्युमिनियम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीन जो है टॉप होते हैं, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आइए आप देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं के विद्युत चालकता के अनुसार घटता क्रम निम्न प्रकार है दोस्तों। देखिए सबसे अधिक तांबा यानी कि चांदी, फिर तांबा, एल्युमिनियम और टंगस्टन, ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन, सूर्य का प्रसार। तो दोस्तों जिस प्रकार सूर्य पर जो ऊर्जा बनती है वो किस अभिक्रिया से बनती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। जब दोस्तों दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि 1H2 + 1H2 मिलकर 2He हीलियम का एक अणु बनता है, 2He4 प्लस ऊर्जा बनती है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? वेरी लाइट पिस्टल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्या कर अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये सभी हम कर सकते हैं, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या का नाम है दोस्तों? ऑप्शन डी कैलोरी, ठीक है ना। दोस्तों देखिए भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई है कैलोरी। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम और विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हार्स पावर होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन सी टेलस्टार 1, ठीक है ना। प्रथम संचार उपग्रह दोस्तों, संचार उपग्रह याद रखिएगा टेलस्टार 1, इसको पढ़ लीजिए। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार 1 है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 32। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? पानी में, बर्फ में, वायु में या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक, गैस में निम्नतम होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल फ्रेंड्स देख लीजिए। सबसे यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में चाल कितना है दोस्तों? देखिए 6420, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड होती है सर्वाधिक। और कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में 5130। समुद्री जल में होता है 1533 मीटर पर सेकेंड। पानी में यानी कि सामान्य पानी में 1493। और बर्फ का होता है दोस्तों 4000 मीटर प्रति सेकेंड। वायु का होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। और निर्वात यानी कि वैक्यूम में 0, ठीक है ना। यानी कि ध्वनि जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, यात्रा नहीं कर सकती, गमन नहीं कर सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है? ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ओपिसोमीटर, याद रखिए दोस्तों किस उपकरण का प्रयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर डी ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक असंकित डायल लगा होता है। इस पहिए को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी को मापक द्वारा ज्ञात कर दिया जाता है। इसे कर्वी मीटर या मेलोग्राफ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पलायन वेग किसे कहते हैं? उपग्रह के वेग को या फिर दोस्तों
वह वेग है जिससे क्षुद्रग्रह पृथ्वी की जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। तो फ्रेंड्स यही सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से के बाहर निकल जाए पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से होता है, ठीक है ना। तो से फेंका गया कोई भी पिंड अगर हम फेंकेंगे दोस्तों तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसका संगठन निम्न प्रकार है। तो फ्रेंड्स देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन है 20.90%, ठीक है, और आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, नियान है दोस्तों 0.0018%, हीलियम है 0.0005%, ओजोन है 0.40 प्लस यानी कि 0.0006%, हाइड्रोजन है 0.00005%, ठीक है ना। इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टॉन तथा जिनान अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन 78.08%, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? दोस्तों तो प्रकाश की तरंग का सिद्धांत जो है किसने किया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूटन के समकालीन विद्वान हाइगेंज ने सन 1678 में प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन मिसमैच है। तो आप बस याद रखिएगा कि प्रकाश की तरंग का सिद्धांत जो है वो हाइगेंज ने जो है सन 1678 में प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा भारी जल है? ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर नाइट्रोजन? तो भारी जल है दोस्तों ड्यूटेरियम, ऑप्शन नंबर 1। भारी जल का फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र D2O बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रमुख उपयोग होता है परमाणु नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 बढ़ता है, और यही सही भी है। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए, बढ़ता है घटता है कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उनके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 39, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका नाम क्या था? अप्सरा, जर्लिना, स्पुतनिक, आर्यभट्ट? तो ऑप्शन नंबर ए अप्सरा। अप्सरा दोस्तों रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था जो वर्ष 2010 से कार्य करना बंद कर दिया है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है दोस्तों? तो वायु दाब को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी बैरोमीटर। दोस्तों क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है, क्रोनोमीटर। और एमीटर द्वारा विद्युत धारा और एनीमोमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ तक दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर कंप्लीट करा दिया सामान्य विज्ञान का। अब दोस्तों यहाँ से जो है ये सभी सामान्य विज्ञान का ही प्रश्न है। अब यहाँ से रसायन विज्ञान शुरू हो रहा है, तो आइए इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो क्या कह रहा है कि परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका में किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक से। यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। अफबाऊ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार परमाणु संख्या 46 वाले तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, अर्थात जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वह उसी ब्लॉक का तत्व माना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। अतः परमाणु संख्या 46 वाला तत्व जो है पैलेडियम है डी ब्लॉक से संबंधित है। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? तो क्या लिखा है, ब्यूप्रोपियन, मेरक्लाइन, एफेड्रिन या फिर कैफीन? तो ऑप्शन डी सही होगा, कैफीन, ठीक है ना। देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी कैफीन। तो फ्रेंड्स को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि कैफीन विश्व का सबसे अधिक उपभोग्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थ है, लेकिन अन्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थों के विपरीत यह लगभग सभी क्षेत्रों में वैध और अनियंत्रित है। कॉफ़ी, चाय, मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में कैफीन पाई जाती है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलाब एक्सेंथाइन एल्केलाइड शराब है जो एक मनोस्फूर्तिदायक या साइको एक्टिव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधि है। जर्मन रसायन फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने 1819 में इसकी खोज की थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कैफीन की खोज जो है जर्मन रसायन फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने 1819 में इसकी खोज की थी, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है?
अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो आइए फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे हुए चूने से गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है, इसे चूने का क्लोरेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला भी इसको देख लीजिएगा, CaOH2 प्लस Cl2 मिलाएंगे क्लोरीन तो बनेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और प्लस H2O। इसका उपयोग पीने के पानी में उपस्थित कीटाणु के शोधन के साथ ही कपड़ा उद्योग तथा पेपर उद्योगों में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर ए स्फेलेराइट। ठीक है ना, जिंक के अन्य प्रमुख अयस्क है, देख लीजिए, स्फेलेराइट, जिंक ब्लेंड और कैलामीन। ठीक है ना, जिन खनिज में धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो तथा जिसमें शुद्ध धातु सरलता से एवं प्रशस्ती में प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में लोहे की जंग से बचाने के लिए, जस्तेदार लोहा बनाने के लिए, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में, चांदी व सोने के निष्कर्षण में और युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हेलॉन। हेलॉन जो है अक्रिय गैसें हैं जिससे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चित है। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात यह गैस अग्निशमन अभिकारक नहीं है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया गया है कि निष्कर्षण बोतल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पेक्ट्रा। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री प्रयोग की जाती है। एक बुलेट प्रूफ को स्पेक्ट्रा के बुने केवलर की परतों को केवलर धागों का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा शील्ड को क्रेटन की तरफ लेपित किया जाता है और फिर पॉलीथीन फिल्म की दो शीट्स के बीच सील कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने जो है नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी गोल्ड फॉइल प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइए, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी पैराकीट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। यह तोते की एक प्रजाति है जिसे मेलोप्सिटाक्स अंडाटस के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 में प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित किया गया था। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तोते की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। यह कुत्ता बिल्ली के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जंतु है। सबसे अधिक कुत्ता, उसके बाद बिल्ली और तीसरा है दोस्तों ये जो तोता है। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन नंबर 50, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र परिशोधन के द्वारा। पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह तत्व बड़ी अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। साधारणतः यह जस्ते के खनिजों से मिला होता है। खनिजों को जलाने पर जो राख बच जाती है उसमें 0.25% जर्मेनियम ऑक्साइड रहता है। इसे टेट्राक्लोराइड के प्रभाजक आसवन विधि से पृथक कर लिया जाता है। इसका उपयोग अर्धचालकता क्षेत्र में फोटो इलेक्ट्रिक सेल व सोलर सेल में तेजी से किया जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपके लिए लास्ट को आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, एक धातु होता है, एक अधातु होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो जो धातु वाला होता है, अगर जो धातु पूछेगा, अगर धातु रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारा। ठीक है ना, और अधातु पूछ रहा है दोस्तों तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा, पारा, ब्रोमीन, सोडियम या फिर हीलियम। तो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो आपको बताना है। ये आपके लिए लास्ट यानी कि आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।